सभी अतिथिगण, सम्मानीय मंच, परम सम्मानीय हमारे देश के लिए अपनी प्राणों का बलिदान देने वाले अमर शहीदों के श्री चरणों में मेरा नमन प्रणाम। जैसा कि आज पूरा का पूरा हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, आपके लिए बैठने को कुर्सियां हमने कम दे पाई, पानी शायद गर्म दिया हो, व्यवस्थाएं थोड़ी सी चरमराई हो। हम टीचर हैं बिना पेंशन वाले, ये हमारा एक टैगलाइन बनना चाहिए कि हम जो कर सके हमने किया। माननीय विधायक महोदय, आपने अपना व्यस्त कार्यक्रम में से हमें समय निकाला, आप हमारे बीच इस श्रद्धांजलि सभा के अंग बने, उपस्थित हुए, इसलिए आपका हृदय से अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत। मान्यवर, आपके और मेरे परिवार के संबंध बड़े मधुर हैं। कई सालों से हम लोग एक दूसरे को परिचित हैं, किंतु आज मैं और मेरे सभी साथी यहाँ एक याचक और दानी के समक्ष याचना लिए खड़े हुए हैं। महोदय, आपकी लगन और मेहनत से करेला विधानसभा के समस्त मतदाताओं ने आपको, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, मजदूर वर्ग हो या हमारे कर्मचारी, बड़े प्रेम और आदर से जनता जनार्दन ने मतों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ और आप हमारे प्रतिनिधि नियुक्त हुए। आपको बार बार बधाइयाँ। मान्यवर, आज हम पुलवामा के उन अमर शहीदों की पुण्यतिथि के अवसर पर अपने अश्रु आपके समक्ष रखना चाह रहे हैं कि वो दिन जो पुलवामा की घटना लेके आया, पूरा हिंदुस्तान आंसुओं से नहा गया। हर व्यक्ति, समझदार व्यक्ति हो, बूढ़ी माँ हो, नादान बच्चा हो, जब उसने सुना कि एक हमारे वीर सपूतों का इस तरीके से हश्र हुआ। एक सिपाही का सपना होता है कि मैं बॉर्डर पर जाऊंगा और मुझे गोली लगेगी, मैं सीधे फैलूंगा। ये कोई अलग से कोई नया काम नहीं है। जब वो शपथ लेता है, फौज ज्वाइन करता है, उसका एक सपना होता है कि मैं अपने प्राणों को निछाड़ के तैयार हूँ। लेकिन एक तो ये विचार नहीं करता कि मेरे प्राणों का ये हश्र होगा कि मेरे परिवार को मेरी गोटियां बटोर कर अंतिम संस्कार के पल देखने पड़े। मान्यवर, अश्रु क्यों ना आए कि जो वीर सपूत जिनके कारण, जिनकी तपस्या के कारण, मेहनत के कारण आज हम यहाँ सुरक्षित स्वच्छ वातावरण में सांसें ले रहे हैं, उनके लिए आज दुख के आंसू पहुंचने वाला कोई हाथ नहीं है। वो बैंक के दरवाजे जाते होंगे कि आज कोई 1 रुपया डाल देगा, ब्याज का कुछ पैसा आ जाएगा, कहीं से कोई मदद आ जाएगी, लेकिन क्या हालत होगी? कोई नहीं देता सर, कोई नहीं पूछता। क्यों ना हम उन सभी के लिए अश्रु गिरा के देखें। हमारे वीर सिपाहियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने एक उद्गार कहा था, यहाँ मैं फोटो लेके आया था सुभाष चंद्र जी का, बड़ी ही शिद्दत से कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस कथन को मैंने विस्तार से देखा तो मैंने पाया कि हर युद्ध में, बड़े इंकलाब में बलिदान मांगा गया है, बलिदान चाहा गया है। बलिदान के बाद ही हमें कुछ सफलताएं मिली, कुछ वो जो हमें चाहना वो बलिदान के बाद मिला। सन 1857 में झांसी की रानी ने अपने दूध का बलिदान दिया। वो चाहती अपने बच्चे को पाल सकती थी, वो समय वो आंचल से लगा के उसको बड़ा करती, वो पालती पोसती, वो दूध पिलाती, लेकिन उन्होंने बलिदान दिया और हमने देखा कि आज भी वो हमारे बीच अमर हैं। सन 1947 का जो संघर्ष हुआ, आज़ादी का द्वितीय संघर्ष, उसमें भी संघर्ष हुआ, बलिदान दिया गया। वो बलिदान था हमारे खून का नारा बना, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँ। मान्यवर, इतना बड़ा तो नहीं है, इतना बड़ा मंच पे मैं बोल सकता हूँ, लेकिन एक बात रखना चाहूँगा मेरे कर्मचारी भाइयों के लिए, आप सबके लिए, कि अगर पेंशन लेनी है आपको भी एक अश्रु इन शहीदों के लिए, वो जो लोग हमारे रिटायर हो गए हैं, जैसे कि सर लोग कह रहे हैं, जानकारी में है कि 700 रुपये पेंशन क्या होती है सर, वो मिल रही है। उन सभी के लिए भले ही हमें 10 साल 20 साल बाद पेंशन का वो फल देखना पड़े, वो अश्रु आए, लेकिन एक अश्रु हमारी आँख से आज अभी इसी समय बहना चाहिए। जब भी आप विचार करें इस चीज़ का, तो आपको एक एहसास होना चाहिए कि वो भावना से आप जुड़ना चाहिए
भले ही वो पल कभी दूर आए, लेकिन जिसके लिए आ गया उसके लिए एक अश्रु हमारा बहना चाहिए। जैसे खून की नदियां बहा करती हैं इंकलाब लाने के लिए, आज मेरा एक इस मंच के माध्यम से निवेदन है कि आंसू की नदियां भी बहा देना चाहिए। क्योंकि ये जो सत्ता के मद में बैठी हुई पार्टियां हो महोदय, चाहे आपकी हो चाहे हमारी हो किसी और की हो, किसी ने भी इस चीज को रिवर्ट नहीं किया। मान्यवर, मैं ज्यादा पढ़ाता हूँ नहीं, शिक्षक हूँ, पैसे से बच्चों को पढ़ाता हूँ, इतना तो जानता ही हूँ कि आय व्यय अगर अच्छा हो तो देश अच्छा चल सकता है। ऐसा कोई कारण नहीं हो सकता कि हम इन गरीब असहाय लोगों को, इन बेचारे सपूतों को, जो अपने क्या बताऊं मैं, शब्द नहीं मिले, हम पेंशन नहीं दे सकते, हम क्या नहीं दे सकते। केवल एक मैनेजमेंट की जरूरत होगी, मैनेजमेंट चाहिए होगा, हमें एक कारगर उपाय बनाने होंगे, इनकम सोर्सेज बढ़ाने होंगे, सिंपल सा हो जाएगा। आप शेष लगाते हैं, 1% और लगा दीजिए, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं डालना है। एक और मैं माननीय विधायक जी को शायद नॉलेज में हो या ना हो, मैं बता दूं, हमारा कटौता तो होता है, 10% हमारी सैलरी से काटा जाता है और सरकार कहती है हम मिलाते भी हैं। चलिए भाई आप भी मिला दीजिए। एक उदाहरण लीजिए, अगर 50,000 की हमारी सैलरी है तो 10% हुआ 5,000 रुपया हमारा कट गया। सरकार ने भी बेचारी दया करके हमें 5,000 का दाम दे दिया, हमारा 10,000 बनता है हर मंथ का, तो जमा होता है। अब बात होती है उस जमा होने वाले पैसे का होता क्या है। मान्यवर, वो जो पैसा है वो मार्केट में यूं ही लुटा दिया जाता है, जिसे हम एनपीएस कहते हैं। एक एनपीएस हमें दिया जाता है और एक एनपीएस बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है। एनपीएस दो अर्थ है, नेशनल पेंशन स्कीम भी है, और जो कर्ज जो बैंक के पास होता है, जो लौटा नहीं सकते, वो बैंक जो भुला देती है, कहना चाहिए वो रजिस्टर फाड़ के फेंक देती है, या उसको गोल करके जीरो कर देती है, वो एक एनपीएस कैसे दिया जाता है। इन देश के भोड़ों, जो देश की संपत्ति को लेकर चले, एक कर्मचारी नहीं है, ये वकील है, जिनके ताकत से, जिनके पैंच से, जिनकी ऊर्जा से इस देश का सिस्टम खड़ा हुआ। मान्यवर, अगर इन्हें ज्यादा कसोगे, आप ज्यादा टेंशन दोगे, सर ने कहा टेंशन के बाद पेंशन आती, बहुत अच्छी बात कही सर आपने। हम तो युवा है, अभी हमें और पढ़ना पड़ेगा और सेवा करनी पड़ेगी, समय आएगा जब हम इसको देखेंगे पेंशन आएगी कि पता नहीं, पेंशन तो है। लेकिन मान्यवर, वकील को ज्यादा कसा जाएगा तो उसकी चूड़ियां मर जाएंगी। अगर चूड़ियां मर गई महोदय, आपके सिस्टम को कोई बचाने वाला नहीं होगा, तो सिस्टम बिखर जाएगा। मान्यवर, सिस्टम की आधार कर्मचारी होते हैं। आप क्या भूल रहे हैं कि आपकी व्यवस्थाओं की संभालने के लिए हमारा कर्मचारी दिन रात तपस्या कर रहा है। अभी विपदा आई, सभी प्राइवेट हॉस्पिटल, स्कूल सब बंद कर दिए गए। क्यों? क्योंकि भाई हमें नहीं कमाना, हमें अपनी जान बचानी है। लेकिन इस दुख के क्षण में, परेशानी के क्षण में, हमारे शासकीय सेवक वो ही थे जो दिन रात ड्यूटी पे लगे हुए थे। चाहे वो सिकंदरा का बॉर्डर हो, चाहे वो किसी भी क्वारंटाइन सेंटर पे ड्यूटी हो, डॉक्टर्स की हो, टीचर्स लगे थे, अलग अलग सब लोग लगे हुए थे, कहीं ना कहीं अपनी सेवाएं दे रहे थे। मान्यवर, आपको मैंने दानी कहा, मुझे अन्यथा ना ले। दानी और दाता के मार्मिक शब्दों से संबोधित किया। एक भाव केवल हृदय से निकले हजारों लाखों पेंशन विहीन कर्मचारियों के करुणा और याचना के उद्गार है। महोदय, शासक और प्रेषक का जोड़ा आंख और हाथ के समान होता है। मान्यवर, अगर कभी दुख में खुशी में आंख रोती है, तो उसका सबसे पहला साथी उसका हाथ होता है, उसके आंसू पहुंचते हैं। मान्यवर, उसी समय उसी प्रकार अगर हाथ में चोट लगती है, तो हाथ के लिए सबसे पहला अश्रु गिराने वाला उसकी खुद की आंख होती है। ये जोड़ा बड़ा अच्छा है और ये बहुत चिरंजीव रहने वाला है। मान्यवर, उसी समान मैं इतना बड़ा तो उपमा नहीं दे पाऊंगा, सब लोग बैठे, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि उन्हीं आंखों और हाथों के समान आपका और हमारा जोड़ा होना चाहिए, कि जिस प्रकार आपकी आंखों ने करहरा नगर और पूरी विधानसभा के विकास के लिए सपने देखे हैं, उन सपनों को साकार करने के लिए हमारे हाथ सदैव तत्पर है। और मान्यवर, जब आपकी सेवा करते करते, जनता जनार्दन की सेवा करते करते यदि हमारे हाथों में छाले पड़ जाएं, तो मान्यवर एक आस भरी निगाह से देखेंगे कि कोई मरहम आपके द्वारा लगा दी जाए, तो बड़ा ही धन्यवाद होगा। मान्यवर, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आप सभी का, सभी अतिथियों का, मुख्य अतिथि महोदय का, सभी
गणमान्य बंधुओं, नागरिकों, मेरे साथियों का, सीनियर टीम का मैं सभी का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ एवं क्षमा याचना चाहता हूँ यदि आपकी सेवा में, सुविधा में कोई कमी रह गई हो तो बार बार क्षमा। एक अंत में यही कहूँगा साथियों, ये कतई न समझें कि सफलता सभी के साथ मिलेगी, सफलता सभी को आने के बाद मिलेगी। अरे वो गांधी जी अकेले थे, एक डंडा एक धोती पहन के निकल पड़े थे। कभी नहीं सोचा होगा कि देश मुझे नोटबंदी पे छापेगा, कभी सपना नहीं रहा होगा, हमारा भी कोई सपना ना रहे कि हमें नेता बनना है, क्या बनना है। आज मैंने लिए तो कोशिश की, किसी बैनर नहीं, कोई स्टीकर टिप्पणी नहीं, भाई आप और मैं दिल के दर्द हैं यहाँ आके बांटेंगे, बस यही था। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और सभी का अंत में बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से सभी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। मेरे छोटे भाई ने शब्द बोला है, मैंने फिर पुनः से दोहराऊंगा। मैं आपका सेवक हूँ। जिस तरीके से मेरी आपको जरूरत हो, आप मुझे बीच रोड पर बैठाएंगे तो आपके बीच में बैठूंगा। मैंने 3-4 महीने का मेरा आप कार्यकाल हुआ है। लोग बात कह रहे थे कि भाई विधायक जी आप पैसे के लिए गाड़ी से चले जाते हो, अपना रोड अदा कीजिए। मैंने कि भाई जब मेरे कमांडर से मुझे उनने यहाँ तक मुझे पहुँचाया तो मेरे पास डीजल की व्यवस्था बन गई है। आप लोगों की आशीर्वाद से मैं जहाँ तक पैरा के लिए, ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कहता, पैरा के लिए आप मुझे एक कंकड़ के लिए आप बुलाओगे, मेरा सहयोग लेंगे, मैं आपसे कभी अलग नहीं हूँ। आप सबकी चाहे वो कैसा भी हो, आप मुझे बताते रहना। हो सकता है मेरे से कभी कोई भूल हो जाए तो कहना विधायक जी भाई प्रागी लाल ये तुम भूल कर रहे, मैं आप स्वीकार करूँगा, काम करके स्वीकार करूँगा। क्यों? आप ही के देन, आपके बीच में खड़ा हूँ मैं, आप ही के देन। मैं कभी नहीं, आज तक कभी नहीं सोचा कर रहा हूँ मैं। यदि मैं आज मुझे 20 वर्ष हो गए जब से पढ़ाई छोड़ी है, तो ईमानदार जानते हैं कहीं जाता था तो मैं इनसे ये नहीं कहता था कि मुझे मट्टी के तेल चाहिए। मैं सबके सामने कह रहा हूँ, ये कहते कि भाई प्रागीलाल जी आप सर इसको बात मत कर देना। तो कहते प्रागीलाल जी चिंता मत करो,